हेलो नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य। तो इसके लिए एक दर्पण बना लेते हैं पहले। ये रहा दर्पण, ठीक है। यह एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल, ठीक है। ये ध्रुव, यह फोकस, यह वक्रता केंद्र, ठीक है। तब जानते हैं कहते किसको हैं? ध्रुव फोकस इसे कहते हैं, किसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वारक, ठीक है। क्या जानेंगे? पहला पॉइंट द्वारक, ठीक है। देखिए, दर्पण की चौड़ाई, यानी कि दर्पण जितने बड़ा चौड़ा में होगा, यानी कि दर्पण की चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण जितने चौड़ा होगा उससे वही क्या होगा? उसकी द्वारक होगी। क्या होगी? द्वारक। उसके बाद आता है ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव, ठीक है, या जिसे पी से सूचित किया जाता है। इसे कहते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु। क्या? दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और दर्पण में जितनी भी दूरियां होती है सभी को इसी केंद्र से मापते हैं, मतलब कि दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस। क्या आता है? फोकस, जिसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। तो फोकस कहते हैं किसको है? तो देखिए, यदि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, ठीक है, और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन होने के बाद काटती है, प्रधान अक्ष के जिस समांतर अगर कोई किरणें आती है और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद काटती है, उसी बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस, ठीक है। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। द्वारक हो गया, ध्रुव क्या बोलते हैं? ध्रुव हो गया, फोकस हो गया। अब फोकस दूरी। अब देखिए, पी और एफ के बीच की दूरी को, पी से लेके एफ तक, ठीक है, पेंसिल चेंज कर लेते हैं। पी से लेके एफ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी से लेके एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को ही क्या बोलते हैं? फोकसांतर, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोकसांतर, फोकसांतर। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकसांतर। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। ये वाला पॉइंट जिसे सी से दिखा रहे हैं। तो देखिए, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही, ठीक है। ये अगर ये पूरा ऐसे घुमा देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक तरह से गोला हो जाएगा। तो यानी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। इसे सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? सी से, ठीक है। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। पी से लेके सी के बीच की दूरी को, पी से लेके सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? पी से लेके सी के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या।
ठीक है, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता केंद्र को किससे करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब एक नया टर्म आया कि प्रधान अक्ष। ठीक है, पी और सी एफ जिस बिंदु पर है, देखिए पी बिंदु, एफ बिंदु, सी बिंदु जिस रेखा पर है उसको मिलाने वाला सरल सीधी रेखा ही, पी और सी और एफ को मिलाने वाली सरल सीधी रेखा ही क्या कहलाता है, किसी दर्पण का वक्र क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पी एफ सी को मिलाने वाली सरल सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, वस्तु को दर्पण में प्रधान अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, किसका धनात्मक होता है, सब अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, मेरा अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए अभी तुरंत बताएं कि दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के कहाँ समाप्त हैं, ध्रुव से। कहाँ समाप्त हैं, ध्रुव से। ध्रुव को अगर हम मूल बिंदु मान लेते हैं तो देखिए एफ सी किधर है, बाएं तरफ की दाएं तरफ, ऑब्वियसली है बाएं तरफ। तो देखिए ग्राफ में पढ़े होंगे, ऐसे जब ग्राफ रहता है, ऐसे ग्राफ, अगर ये मूल बिंदु है तो इधर वाले दूरी को क्या लेते हैं, माइनस में, किस में लेते हैं, माइनस में, और इधर वाले दूरी को प्लस में, ऊपर वाले को भी क्या लेते हैं, प्लस, और नीचे वाला क्यों, माइनस। ठीक है, तो मूल बिंदु जितना बाएं तरफ जाते जाएंगे उस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में, और दाएं तरफ वाला दूरी प्लस में, किस में होगा, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इधर देखिए एफ किधर है, पी के बाएं तरफ, किधर है, एफ पी के बाएं तरफ है, और सी भी क्या है, पी के बाएं तरफ। ठीक है, तो यानी कि अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र किधर है, बाएं तरफ। तो फोकस दूरी भी, यानी कि फोकस दूरी पी और एफ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और पी और सी के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव ही होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है, ये रहा मेरा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए ये रहा मेरा ध्रुव, क्या है, ध्रुव। देखिए उत्तल दर्पण में देखिए ध्रुव के दाएं तरफ एफ है, दाएं तरफ सी है। ठीक है, तो एफ अगर दाएं तरफ है, सी भी दाएं तरफ है, तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव, और सी भी क्या होगा, पॉजिटिव। अभी तो पढ़े हैं कि मूल बिंदु से दाहिने बढ़ने पर उसका क्या होता है, सारा वैल्यू प्लस में होता है, किस में होते हैं, प्लस में। तो दर्पण के दाईं ओर रखी गई दूरियां, मतलब दर्पण के दाईं ओर मानी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे पी और एफ के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो इसका मतलब हो गया कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक। और वक्रता त्रिज्या जिसे पी से सूचित, पी और सी से सूचित करते हैं, मतलब कि पी और सी के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर। तो यह भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, क्योंकि यह भी दर्पण के दाईं ओर रखा गया है। ठीक है, तो एक बात, एक लाइन में कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसको याद रखना आप सभी को। इसके बाद आता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या आता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि एफ, स्मॉल एफ और कैपिटल आर में क्या संबंध है। तो हमने इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो ये संबंध होता है एफ बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। इसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम पहले ही बना चुके हैं, इसे हम प्रूव कर चुके हैं। फार्मूला कैसे आता है इसे हम अच्छे तरीके से बता दिए हैं, जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए,
यहाँ पे हम बता देते हैं कि देखिए ये हो रहा मेरा वक्रता त्रिज्या और ये रहा मेरा फोकस दूरी। तो देखने से क्या पता चलता है कि वक्रता त्रिज्या जो है ना फोकस दूरी का क्या है, दोगुना है। क्या है, दोगुना। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, फोकस दूरी यानी कि एफ का क्या है, दोगुना है। क्या है, दोगुना। यानी याद रखना है कि एग्जाम में पूछता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी। और इसका उल्टा होता है कि फोकस दूरी यानी कि एफ वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, इसको याद रखना आप सभी। तो देखिए अब पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। ठीक है, यानी कि किरणें किस प्रकार से दर्पण पर आती है और परावर्तित किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो पहला नियम बोलता है कि अगर कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई किरणें, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। किसी जाएगी, मुख्य फोकस। ठीक है, अगर कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। यानी कि अगर इससे ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर सीधे में आया कोई किरण, तो वह हमेशा कहाँ जाएगी, वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर ही चली जाएगी। ठीक है, यूँ अगर ऐसे आया किरण तो ऐसे यहाँ से मुख्य फोकस होकर हमेशा चली जाएगी। ठीक है, हमेशा चली जाएगी। अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरणें आएगी तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा शर्त आता है कि अगर कोई किरणें मुख्य फोकस से आती है, किससे आती है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से ही आ जाती है, ये ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर कोई किरणें मुख्य फोकस से ही चली आती है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। किसके समांतर जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। हमेशा अगर कोई किरणें मुख्य फोकस से आएगी तो वह जो है हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना आपसे भी। इसका काम आगे आता है जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तब। ठीक है, उसके बाद आता है कि गलती से कि अगर कोई किरणें जो है ना, देख ले, अगर कोई किरणें वक्रता केंद्र से ही आ जाए, किससे आ जाए, वक्रता केंद्र से ही आ जाए दर्पण पर, तो बोलता है कि वह ना उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, अगर कोई किरणें वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, अगर सी से आया तो किरणें परावर्तन के बाद सी से ही क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। अगला शर्त है अगर कोई किरणें क्या हो जाए कि दर्पण के ध्रुव पर आ जाए, किस पर आ जाए, दर्पण के ध्रुव पर। ठीक है, दर्पण के ध्रुव पर आ जाए तो वह उतने ही कोण के साथ क्या हो जाएगी, उतना एंगल बनाते हुए वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी ऐसे। ठीक है, अगर कोई किरणें दर्पण के ध्रुव पर आती है तो वह उतना ही एंगल के साथ परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर ये मेरा आपतन कोण है, ये तो हो जाएगा ये मेरा क्या, परावर्तन कोण। वो जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता। ये तो पढ़े अवतल दर्पण में, किसमें पढ़े हैं, ये रहा मेरा अवतल दर्पण में। ठीक है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा मेरा उत्तर दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, ये मेरा उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, यानी कि उभरा हुआ ऐसे दिख रहा होगा तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और दूसरी तरफ क्या होगा, इसे कलर किया गया होगा, जैसे हरा पेंट कर दिया ना, इस तरह कलर किया हुआ। तो उत्तर दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर जो है ना इस पर कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, ये रहा मेरा प्रधान अक्ष। ठीक है, अगर इसके समांतर अगर कोई किरणें आई तो वह जो है ना उत्तल दर्पण में
परावर्तित होते हुए प्रतीत होती है, लौट तो यहीं से जाएगा। परावर्तित होते हुए प्रतीत हुई कहाँ से? फोकस से। इसको अगर हम पीछे आभासी रूप से बढ़ा दें तो यह कहाँ मिलेगा एक दूसरे को? यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? देख लीजिए थोड़ा, एक मिनट। यूँ अगर हम इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ा देते हैं तो यह एफ आके मिलेगी। यानी कि अगर कोई किरणें उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह भी मुख्य फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होती है। एक्चुअली में जाता नहीं है, ये क्या होता है, जाते हुए प्रतीत होती है। लगेगा कि फोकस से ही आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से ही, लेकिन यह किरणें यहीं से लौट जाती है। तो इसमें भी अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो वो भी क्या होगा? मुख्य फोकस से जाता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। क्या होगा? प्रतीत। उसके बाद आता है अगर कोई किरणें किससे आ जाए? वक्रता केंद्र से आ जाए तो वह भी, उसमें भी वही होगा कि उससे से क्या होगा? जाता हुआ प्रतीत, उसी पथ पर क्या हो जाएगा? लौटता हुआ प्रतीत होगा। अगर कोई किरणें जो है, मान के चलेगा कोई किरणें वक्रता केंद्र से ही आ जाए, ऐसे मान लीजिए ये रहा मेरा वक्रता केंद्र, अगर इसके सीधा सीधी आ जाए तो वह क्या होता है कि उसी पथ पर लौट जाता है। इधर आभासी रूप से, इधर किरणें क्या हो जाएगा? आभासी रूप से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर कोई किरणें उत्तल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर आएगी तो वह उसी पथ पर लौटता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर कोई किरणें दर्पण के ध्रुव से ही आ जाए, किससे आ जाए? ध्रुव से। तो इसमें भी वही होगा, अगर कोई किरणें दर्पण के ध्रुव से ही आ जाए, मान के चलें, तो जितना कोण पाएगा उतना ही कोण पर लौट जाएगा। ठीक है, जितना कोण पर आया उतना ही कोण पर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। अगर इसमें भी अगर कोई किरणें फोकस से चला है तो अगर फोकस से चलाएगा तो क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। किसे लौट जाएगी? देखिए, इसको किरण के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई किरणें मुख्य फोकस से ही आ के चली आए, किसे चली आए? मुख्य फोकस से। ठीक है, ये रहा मेरा मुख्य फोकस। ठीक है, अगर कोई किरणें इसी पे आ जाए, देख लीजिए, लाते हैं इसको। अगर ये ऐसे लौट जाए, आ जाए, तो क्या होगा? इसी के समांतर लौटता हुआ क्या जाएगा? ऐसे लौट जाएगा। ठीक है, लौटता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है इसमें। ठीक, इसको याद रखना, प्रतिबिंब बनने में इसका बहुत ही काम आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अनेक कंडीशन होते हैं इसमें, मुख्य रूप से 6 कंडीशन है। देखते हैं इसमें कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा तो, अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि अनंत पर कोई वस्तु, बहुत बड़ा वस्तु रखा हुआ है और उससे कोई किरण आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अभी तुरंत बताएं कि अगर कोई किरणें अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो वह मुख्य फोकस होकर क्या हो जाएगी? चली जाएगी, यूँ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दूसरा किरण लेते हैं, नीचे से ले लेते हैं। ये रहा मेरा दूसरा किरण, यह भी प्रधान अक्ष के समांतर आए तो कहाँ से लौटेगा? मुख्य फोकस से। ठीक है, अब देखिए दोनों परावर्तित किरणें जो है कहाँ काटी है एक दूसरे को? किस बिंदु पर काटी है? एफ बिंदु पर। बिंदु जैसा लग रहा है ना, एफ बिंदु पर कैसा लग रहा है? बिंदु के समान काटा है। किसके समान काटा है? बिंदु के समान। ठीक है, यही बिंदु क्या हो जाएगा? यही बिंदु मेरा क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही बिंदु मेरा क्या कहलाएगा? यह बिंदु, यही वाला बिंदु एफ जो बिंदु है यही मेरा प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे। कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बहुत छोटा। कितना बनता है? बहुत बहुत छोटा, यानी कि बिंदु मात्र। और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। यानी कि वस्तु जब अनंत पे रहेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। ये रहा मेरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आता है कि अगर वस्तु को
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए। किसके बीच? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए। यानी कि यहाँ अगर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। अगर इससे कोई समांतर किरणें ऐसे जाएगी तो पहला कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ मुख्य फोकस से ही जाएगी। कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस। दूसरा कोई किरण ले लेते हैं जो कि हम सी से गुजार रहे हैं, तो सी से अगर कोई किरणें गुजरता है तो वह उसी बिंदु पर क्या होती है? लौट जाती है। अब देखिए दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काटा है? इस पे काटा है। कहाँ काटा है? इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। अगर यह क्या नाम है इसका? यह जो है अगर सी डी कोई वस्तु है, सी डी कोई वस्तु है, सी डी ना लीजिए, दूसरा कुछ और लेते हैं। ठीक है, कहा कि सी इसमें लिया गया है। क्या ले लें इसमें? डी ले लेते हैं। इसको डी, इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ई मान लेते हैं। डी अगर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना ऐसे बनेगा, ई डैश डी डैश। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे बना सी और एफ के बीच। कहाँ बना? सी और एफ के बीच। ये देखिए मेरा सी और एफ के बीच बना है। ठीक है, देखिए सी और एफ के बीच बना। क्या जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है? दिख रहा है ना, छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा। अगर वस्तु ऊपर रखा है तो उसका प्रतिबिंब जैसे नीचे उल्टा बना है ना। कहाँ बना है? उल्टा। डी नीचे आ गया, ई डैश ऊपर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत इधर और सी के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? सी तथा एफ के बीच। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनता है, वास्तविक बनता है। क्या है कि किरण एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटा है। कैसा काटा है? वास्तविक रूप से एक दूसरे को कहाँ काटी है? काट दी है, डी डैश बिंदु पर। ठीक है, जब किरणें वास्तविक रूप से काटती है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इससे बना प्रतिबिंब क्या हुआ? वास्तविक हुआ। और क्या बना? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा। और वस्तु से छोटा बना। ठीक है, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अवतल दर्पण में रहे तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला कंडीशन आता है अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। किस पे हो? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये रहा मेरा वक्रता केंद्र। बोलता है अगर कोई वस्तु इसी पे रहे। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, इसे तो कोई किरणें गुजारते हैं। ये रहा मेरा कोई आपतित किरण। अगर प्रधान इसके समांतर किरण आई तो कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोई किरण लेते हैं जिसको हम दर्पण के ध्रुव से गुजारते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से गुजारे तो देखिए एक दूसरे को कहाँ काटेगा? देख लीजिए, इस बिंदु पर काट दिया। ठीक है, ये रहा मेरा आपतित किरण, ये रहा मेरा परावर्तित। दूसरा ये मेरा आपतित किरण है और ये मेरा परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। अगर यह डी मान लेते वस्तु का नाम और ये ई मान लेते हैं तो देखिए डी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डी डैश, और ई मेरा यहाँ पे ई डैश। ठीक है, तो क्या देखिए यह है कि अगर कोई वक्रता केंद्र पर वस्तु है, अगर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। यानी कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
और वास्तविक बनेगा, क्या कि किरण ने क्या काटा, एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटी है, कहाँ पे, डी डैश पे। तो किरण अगर वास्तविक रूप से काटती है तो क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें होगा क्या कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। और वहीं बनेगा जहाँ वस्तु को रखा है। कहाँ पर रखा वस्तु को, वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रख दें, कहाँ रख दें, वक्रता के अंदर मुख्य फोकस पर रख दें, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यानी कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी एंड एफ के बीच रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, सी एंड एफ के बीच, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इससे अब कोई परावर्तित किरण निकाल रहे हैं, इससे यूँ कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। दूसरा दर्पण के धूप से गुजार देते हैं, ऐसे लौट जाएगा, कैसे, जितना कौन सा उतना ही कौन से लौट जाएगा, ये रहा, ठीक है। इस तरह से काट देगा, काट दिया, ये मेरा ये काटा किरण, ये मेरा आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है, और ये भी क्या है, मेरा परावर्तित किरण है, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पे काट दिया, यानी कि ऐसे कुछ इस तरह से कटा है। देख लीजिए कहाँ पे कटा है, सी और अनंत के बीच का कटा है। कहाँ कटा है, सी और वक्रता के अंदर, इधर क्या है, अनंत है, वक्रता के अंदर अनंत के बीच काटा है। यानी कि अगर कोई प्रतिबिंब, इसका नाम वस्तु का, अगर कोई वस्तु मान लेते हैं, क्या नाम रख देते हैं, डी ई, ये हो जाएगा ई डैश डी डैश, ठीक। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, दिख रहा है, वस्तु कितना छोटा है, बहुत छोटा है, वस्तु देखिए कितना छोटा है, डी ई कितना छोटा है, और प्रतिबिंब डी डैश ई डैश कितने बड़ा बन गया। यानी कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। इसको याद रखना आप सभी लोग। उसके बाद अगला कंडीशन आता है, अगर वस्तु कहाँ रहे, अगर वस्तु एफ पर रहे तो क्या होगा, अगर कोई वस्तु एफ पर ही रहे तो क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक किरण ऐसे गुजार दिए, कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस, ठीक है। दूसरा कोई किरण लेते हैं पी से, तो ये कुछ इस तरह से लौट जाएगा, देखिए देखिए अगर कोई वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर ही हो, कहाँ, मुख्य फोकस एफ पर ही हो, मान लेते हैं अगर कोई वस्तु डी और ई कोई वस्तु है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस पर ही होता है तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे। कहीं जाके मान लेते हैं कहीं कटेगा, और ये मेरा आपतित किरण है, ये रहा, ठीक है। डी ओ मान लेते हैं यहाँ ओ बिंदु है, ठीक है। डी ओ मेरा क्या है, कोई आपतित किरण है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जा रही है, ठीक है। दूसरा कोई किरण है जो कि पी से आती है और इसे लौट चली जाती है। देखिए एक दूसरे कहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, हम मान के चल दें कि अनंत पे काट देगा, कहीं काट देगा अनंत पे, तो वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक, काहे कि किरणें वास्तविक रूप से वापस लौटी है, ठीक है। जब किरणें वास्तविक रूप से काटती है एक दूसरे को तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वस्तु मुख्य फोकस पे हो अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर वस्तु पी और एफ के बीच हो, किसके बीच हो, पी और एफ के बीच हो, तब क्या होगा, ठीक है। अगर वस्तु पी और एफ के बीच होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसके लिए
एक दर्पण बनाएंगे, इस दर्पण को मिटाते हैं। ये रहा दर्पण, ठीक है, ये मेरा दर्पण है एम डैश, ठीक है। ये मेरा प्रधान अक्ष, ये पी एफ और ये सी, ठीक है। यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, पी और एफ के बीच वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब इसका नाम रख देते हैं ए बी। इसके प्रधान से समांतर कोई किरण गुजार देते हैं इस तरह से, तो कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस लौट जाएगा, ठीक है, लौटा दिए। ये मेरा आपतित किरण और ये मेरा परावर्तित किरण। दूसरा किरण लेते हैं, ये दर्पण के ध्रुव से, इसको यह ऐसे लौट जाएगा, उतना ही एंगल पे लौट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं। कहाँ बनाते हैं, आभासी रूप से पीछे, यूँ बढ़ गया। और इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं जब दर्पण के ध्रुव से आया किरण, तो ठीक है, इसे बढ़ा रहे एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया, ठीक है, यहाँ काट दिया है, ठीक है। अब प्रधान इसको इसे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना ना, यह क्या बना मेरा प्रतिबिंब, बी डैश ए डैश, ठीक है। अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, दर्पण के ध्रुव और कहाँ, फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। किधर बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। आभासी रूप से बढ़ाए ना किरण, एक दूसरे कहाँ काटा है, आभासी रूप से काटा है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा भी दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा, वस्तु बहुत छोटा है, ये भी कितना छोटा है, इधर देखिए ये भी कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण की दूसरी तरफ बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा, ठीक है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा, तो ठीक है। इसी कंडीशन में जो है ना हजामती दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, दाढ़ी हमको बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, मतलब बाल जो है ना बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग क्या किसमें करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको याद रखना आप सभी लोग। अभी हमने अवतल दर्पण के बारे में सारा कंडीशन देख लिए, 6 कंडीशन, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, ठीक है। देख लीजिए इसका परावर्तन सतह क्या है, उठा हुआ है इधर से, और दूसरी तरफ क्या है, कलाई किया गया है ना, ठीक है। तो देखिए अगर वस्तु इसमें अनंत पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, अनंत पे, इधर कहीं रहेगा, तो देखिए क्या होता है, मान के चलते हैं अनंत से कोई किरणें यूँ आ रही है प्रधान अक्ष के समांतर, तो बताएं कि अगर कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस होकर क्या होती है, लौट जाती है। और यह अब उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, लौटता हुआ प्रतीत होगा। ये ऐसे लौटा दिए, इसको आभासी रूप से इसे पीछे बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। ये आपतित किरण है और ये मेरा क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। दूसरा कोई किरण लेते हैं, ये रहा मेरा दूसरा किरण, ये भी प्रधान के समांतर है, तो कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से लौटता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक है। इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ा देते हैं। एक दूसरे को कहाँ काटा, एफ पे काटा, कहाँ काटा, एफ बिंदु पर। यहीं पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए कौन सा प्रतिबिंब बना, दर्पण की दूसरी तरफ बनाना, आभासी रूप से किरणें काटा है ना, तो क्या हो जाएगा कि अगर वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ मुख्य फोकस पर ही बनता है,
कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बहुत छोटा, बोले तो बिंदु मात्र। ठीक है, उसके बाद आता है अगर वस्तु प्रधान अक्ष यानी कि क्या अनंत और प्रधान अक्ष पर अनंत और ध्रुव के बीच हो, किसके बीच हो, अनंत और कहाँ, ध्रुव के बीच हो, तब क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए जब वस्तु उत्तल दर्पण में कहाँ हो, दर्पण के कहाँ, ध्रुव पर, कहाँ, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच हो, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच हो। यहाँ पे वस्तु मान चलते रखा हुआ है, ये रहा मेरा वस्तु, नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, अगर इसके प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण गया तो ये इस तरह से कुछ लौट जाएगा। ठीक है, इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ा दीजिए, ताकि प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से क्या होता है, उत्तल दर्पण में लौटता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा कोई किरण ले लेते हैं, ये दर्पण के ध्रुव से गुजार देते हैं। ठीक है, तो जितना एंगल पाया उतना ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इस किरण को क्या कहते हैं, आभासी रूप से पीछे बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। देखिए एक दूसरे को कहाँ काटा, किस बिंदु पर काट दिया, देख लीजिए, तो यहाँ पे काट दिया। यही क्या कहलाएगा, मेरा प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये मान चलते ए डैश और ये बी डैश। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, और प्रतिबिंब इतना सा बना है। कैसा बना है, दर्पण के दूसरी तरफ बना है, वस्तु से छोटा बना है और सीधा ही बना है। और आभासी रूप से जब किरणें काटा है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होता है, कहाँ होता है, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और कहाँ रहेगा, ध्रुव के बीच। ये रहा अनंत और ये मेरा, ये इधर अनंत है और इधर क्या है, ये ध्रुव है। जब वस्तु अब उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच रहता है, यहाँ पे वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P और F के बीच, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए छोटा बना है, आभासी बनता है। ठीक है, सीधा बनता है। ठीक, इसको याद रखना आप सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।